चलिए देखते हैं न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 9 के पॉलिटी का पहला चैप्टर चैप्टर 6। हमारा पहला चैप्टर है पॉलिटी का पहला चैप्टर है डेमोक्रेसी, जो क्लास 9 के अपडेटेड बुक में चैप्टर 6 में दिया गया है। इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बोल रहा है भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र का एग्जाम्पल है। बोला जा रहा है कि अगर डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं तो भारत जैसे देश विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र का एग्जाम्पल है, जहां लगभग 140 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या और उन 140 करोड़ में 96.8 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 2024 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए थे। या ये कह सकते हो कि 140 करोड़ में 96 करोड़, लगभग 97 करोड़ लोग हैं जो इन्हें वोट देने का अधिकार है, जिनके पास मतदान का अधिकार है। मतदान, और इन्हीं मतदान करने वाले लोगों के कारण ही हमारी जो कंट्री है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाती है। इन 140 करोड़ और 96 करोड़ मतदाताओं के आधार पर ही भारत जो है वो प्रतिनिधित्व करता है किसकी, तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टिसिपेंट्री ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का प्रतिनिधित्व करता है। और प्रतिनिधित्व इसलिए करता है क्योंकि वेयर द पीपुल चूज देयर गवर्नमेंट, और प्रतिनिधित्व इसलिए करता है क्योंकि यहाँ के लोग या भारत के लोग होते हैं जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुनते हैं। और कैसे चुनते हैं, तो इलेक्शन मेथड से चुनते हैं। इलेक्शन के द्वारा, इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इलेक्शन के द्वारा ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधित्व को या अपने ऊपर अपने गवर्नमेंट को चुनाव करते हैं। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारी जो लोकतंत्र है, कह रहा है कि हमारी जो लोकतंत्र प्रणाली है वह दुनिया के लिए एक होप या एक आशा की किरण है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम दुनिया में सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी के साथ, सबसे बड़े डेमोक्रेसी के साथ या सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ अपनी दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। या इस भाषा में हम कह सकते हैं कि बाकी सभी अन्य देशों के लिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा को हमने स्थापित किया है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने लोगों के द्वारा चुन करके तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल बिना किसी की भी प्रॉब्लम के चल रही है। जैसे अन्य देशों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसी तरह लाइक ऑल डेमोक्रेसी, जैसे हर देश में डेमोक्रेसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, उसी तरह हमारे देश में भी डेमोक्रेसी को कुछ ना कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। या फिर ये कहो कि हमारे लिए भी डेमोक्रेसी को बनाए रखना एक चैलेंज है, और जिसे हम लोग आगे एग्जाम्पल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में ये जो हमारा लोकतंत्र है, इसमें जो हमारे संविधान की सबसे बड़ी रोल होती है, या कह सकते हो क्रूशियल रोल, यानी कि बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक लोकतंत्र में हमारे संविधान की सबसे बड़ी भूमिका होती है कि वह लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोवाइड कराता है और उसकी सेफ गार्डिंग करता है, यानी कि उसकी सुरक्षा करता है। लोकतंत्र में जनता के अधिकारों की सुरक्षा करने का काम ही हमारे संविधान को मिला हुआ है, या हमारे संविधान लोकतंत्र में जनता की सुरक्षा करते हैं। वहीं भारत जैसे देश की अगर हम बात करते हैं, इन इंडिया, भारत जैसे देशों की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, भारत में जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है यानी कि लोकतांत्रिक सिद्धांत है, वो गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांत को संविधान के अंतर्गत रखा गया है। संविधान के द्वारा बताई गई बातों के अंतर्गत ही उसे चलना होता है। हमारे संविधान, यानी कि हमारे संविधान के द्वारा ही उसे मूलभूत ढांचा या मूलभूत संरचना तैयार की गई है, और हमारी लोकतंत्र उसी संविधान के अंदर चलती है। और इसी संविधान को जो हमारे लोकतंत्र की सिद्धांत की सुरक्षा करते हैं, उस संविधान को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। और केम इनटू फोर्स की अगर बात करते हैं, यानी कि यह संविधान को लागू किया गया था, पूरी तरह से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को।
ये दोनों डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से कुछ नियमों के साथ इसे लागू कर दिया गया, कर सकते हो अपना लिया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से भारतवर्ष में लागू कर दिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को में 26 जनवरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके पहले जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी का एक अल्टीमेटम दिया था। 26 जनवरी का एक अल्टीमेटम दिया था 1930 के आसपास में, 1930 में, कि उसने 26 जनवरी 1930 को जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, ब्रिटिश जो हैं वो भारत को छोड़कर चले जाए, तो उनके रिस्पेक्ट में इसे 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया गया, या कर सकते हो इन लोग कैम इनटू फोर्स, यानी कि उसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। संविधान की अगर बात करते हैं तो हमारा जो संविधान है नॉट ओनली गारंटी, केवल वो गारंटी नहीं देता है बल्कि उसके साथ साथ हमारे फंडामेंटल राइट की सुरक्षा भी करता है। ऑल सिटीजन प्रोटेक्ट करता है हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स को। मूल रूप से अगर कहे जाते हैं कि कुल मूल रूप से हर एक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं और उनकी सुरक्षा करने का मुख्य कार्य हमारे संविधान को दिया गया है या संविधान के द्वारा किया जाता है। और हमारा संविधान इस काम को बखूबी करता है। वह न सिर्फ हमें गारंटी देता है बल्कि हमारे संविधान के अंतर्गत, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हर एक सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उससे भी वो प्रोटेक्ट करता है, उन्हें वो बचाता भी है। इतना ही नहीं, हमारा जो संविधान है वह इंश्योर करता है, मतलब आप कह सकते हो कि हमारे जो संविधान है वो सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव न किया जाए, और ना ही किसी रंग के साथ, रिलीजन धर्म के अनुसार, रेस, जाति, धर्म, कास्ट, सेक्स और जिनके जन्म के स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। और इस बात की इंश्योर या कर सकते हो इस बात की सुनिश्चितता हमें हमारा संविधान देता है। अगर मूल रूप से बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल 15 को आप इसमें रख सकते हैं कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इट ऑल्सो इनकरेज द एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन। बोल रहा है कि हम ये इनकरेज करता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें हर एक व्यक्ति को पार्टिसिपेंट होना चाहिए। किसमें? तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, यानी कि उस प्रोसेस में, संविधान गवर्नमेंट के निर्माण के उस प्रोसेस में हमें शामिल होना चाहिए जिसमें हमारे द्वारा, डेमोक्रेटिक मतलब हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार बनी। और हर एक लेवल पर, चाहे वो नेशनल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे लोकल लेवल हो, हर जगह पर हमारे ही द्वारा चुनी हुई गवर्नमेंट बननी चाहिए। और इस बात की के लिए वो प्रोत्साहित भी करता है हर एक जनता को कि हम अब डेमोक्रेसी के आधार पर हम अपनी गवर्नमेंट का निर्माण कर सकते हैं। जिसे हम चुनते हैं वही व्यक्ति गवर्नमेंट का निर्माण कर सकती है। बोल रहा है कि ये कोई आसान काम नहीं है यह समझना कि हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक की जो भावना आई है, जो हमारा देश आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना है, विश्व के बड़े लोकतांत्रिक कंट्रियों में से एक भारत जैसे एक कंट्री बन गया, जहां पर कह सकते हो कि लोकतंत्र के द्वारा जनता की सरकार चुनी गई या फिर एक जनता की सरकार बन रही है। ये कोई आम भावना नहीं है या कोई एक दिन का कोई खेल नहीं है, कोई सडनली तुरंत पाया गया कोई एक ऑफर नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत लंबे हिस्टोरिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ा है। हम लोगों को इसके लिए बहुत लंबे हिस्टोरिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ा है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो लीडर्स हुआ करते थे, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उन्होंने अपने खून से रंग करके अपने पूरी ज़िंदगी देश को आज़ादी दिलाने में लगा दी। कितने फ्रीडम फाइटर्स थे जो मारे गए, और उनके मृत्यु का, उनके बलिदान का के बदले हमें क्या मिला है? तो हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज मिली है। और ये यही कहा गया है कि ये इट नॉट इमर्ज सडनली, यानी कि कोई अचानक से नहीं मिले या कोई गिफ्ट नहीं मिला, बल्कि इसके लिए हम लोगों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे लीडर्स ने अपना बलिदान दिया है। बहुत लंबे हिस्टोरिकल प्रोसेस से गुजरे हैं, तब जाकर के हमें आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री मिली है। इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारे अंदर एक डेमोक्रेटिक आइडियाज़ आया, कैसे डेमोक्रेटिक आइडियाज़ का उदय हुआ, कैसे इंडिया में जो एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पहले राजा महाराजा का शासन चलता था, उसके बाद अंग्रेजों का शासन चला,
उसके पहले मुगलों का शासन चला, और इन सब के बाद आज हमारी कंट्री एक डेवलप्ड डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है। और दुनिया में इससे और कह सकते हो कि इंडिया जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री फिलहाल इस दुनिया में दूसरी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा विविधता है, डाइवर्सिटी है। और इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। इतनी विविधताओं के बाद भी हम लोग एकजुट होकर के अपनी सरकार को चुनते हैं। और इसी चैप्टर में इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बोल रहा है हम लोग इसमें गहराई से जाएंगे या गहराई से पढ़ेंगे कि कैसे आवर स्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी बाय द एग्जामिंग ऑफ इट्स मीनिंग, मतलब डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में भारत के लोग क्या सोचते हैं। इसके साथ साथ इस डेमोक्रेसी की मीनिंग क्या है, डेमोक्रेसी की क्या अर्थ है, डेमोक्रेसी के क्या होता है डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स को, इसको विशेषताओं को पढ़ेंगे। और कैसे डेमोक्रेसी एक प्रैक्टिसेस, मतलब कैसे ये काम करती है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी एक काम करती है। और इन सब के और स्पेशली इंडिया में कैसे डेमोक्रेटिक काम करती है, और साथ ही साथ अराउंड द वर्ल्ड, वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक की अलग अलग क्या परिभाषाएं दी गई है, इन सब चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री बनती है, जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री के तरह रूल करती है, रन करती है, वहाँ की सिचुएशन कैसी है और इंडिया की डेमोक्रेटिक की सिचुएशन कैसी है, इन दोनों को कंपेयर करने हम लोग वाले हैं। द ट्रेसिंग डेमोक्रेटिक द ट्रेडिशन फ्रॉम एर्लियर टाइम। बोल रहा है डेमोक्रेटिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा जो प्राचीन काल है, इंडियन इथोस सिंस एर्लियर टाइम, जो प्राचीन काल हुआ करता था, वो उस समय भी हमारी कंट्री एक डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल प्रस्तुत कर चुकी थी। जिस समय बाहरी अलग देशों में सभ्यता का उदय भी सही से नहीं हो पाया था, जहाँ पर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं के बराबर थी, उस पुराने समय में, उस समय में हमारी कंट्री ने एक डेमोक्रेसी का बेहतरीन एग्जाम्पल दिया था। और ये कह सकते हो कि डेमोक्रेसी था जो, या जो लोकतंत्र था, वो भारत का एक अभिन्न अंग बना हुआ था। बोलते हैं कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं असेंबलीज के बारे में, और स्पेशली कौन सी असेंबली, तो वैदिक पीरियड की असेंबलीज के बारे में बात कर रहे हैं। कि हम लोग वैदिक पीरियड की असेंबली के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि उस समय राजा जो हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने सभा और समिति का निर्माण करवाया था। इतना ही नहीं, सभा समिति का निर्माण भी करवाया था, और साथ ही साथ विधाता का निर्माण कराया था। यानी कि ये सभी वो चीज़ बनाई गई कि ये सभी राजा को सहायता प्रदान करती थी, राजा के निर्णयों के लिए उन्हें सजेशन देती थी। और ये सारी संस्कृति जो हमारी वैदिक कल्चर में ही है, आज जिस हम डेमोक्रेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं, आज इस डेमोक्रेटिक का एग्जाम्पल हम लोग पूरी दुनिया को दे रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है, हमारी वैदिक सभ्यता की ये एक खास विशेषता बनी है। देखिए वैदिक पीरियड में हमने देख पढ़ा है सभा के बारे में, समिति के बारे में, विधाता के बारे में। सभा जो हुआ करती थी वो स्पेशली कहा जाता था कि बुजुर्गों की मीटिंग हुआ करती थी, जहाँ एक छोटी सी ग्रुपिंग में छोटी सी संस्था बनाई जाती थी, और उसमें जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे वो लोग बैठ करके मिल करके छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन करते थे, और सजेशन देते थे कि कैसे उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, कैसे उस एरिया का विकास होगा, कैसे गवर्नमेंट रन करेगी। तो ये सभा हो गया। उसके बाद बात करते हैं समिति की, तो समिति का स्पेशली काम यह था कि ये साधारण तरीके से एक थोड़ी बड़ी जनता के द्वारा बनाई जाती थी। इसमें कबीले जो हुआ करते थे या जो अपने गांव के जो लोग हुआ करते थे, वो लोग मिल करके किसी बात का डिस्कशन करते थे, उसे समिति बोलते थे। और विधाता की अगर बात करते हैं तो विधाता के बारे में जनरली यह कहा गया है कि विधाता में महिला और पुरुष दोनों बैठते थे। विधाता में महिला और पुरुष दोनों का बैठना अनिवार्य किया गया था, दोनों बैठते थे। और धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और युद्ध की नीतियों पर चर्चा की जाती थी। और एज ए एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ये सभा समिति विधाता, ये सभी का इन्वॉल्व या कह सकते हो सामूहिक रूप से डिसीजन मेकिंग का काम करते थे। कॉलेक्टिवली डिसीजन मेकिंग मतलब ये सामूहिक रूप से डिसीजन निर्णय लेने का काम करती थी। जो राजा को सजेशन दिया जाता था, राजा या उस गुरु जगह के लीडर को सजेशन देने के लिए सभा समिति और विधाता जैसे कमिटी का गठन किया जाता था। और ये लोग राजा को या उस एरिया के गवर्नर कैसे करना है, उस एरिया पर कैसे शासन करना है, किस तरह की सरकार बनेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में निर्णय लिया जाता था। इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि प्रारंभिक समय में डेमोक्रेसी का क्या रोल था, और कैसे डेमोक्रेसी एक काम करती थी। और साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी एक
जैसे अर्लियर के टाइम में जो रिपब्लिक स्टेट हुआ करते थे, जो गणतांत्रिक राज्य हुआ करते थे, जहाँ लोगों के द्वारा सरकार चलती थी, उन जगहों पर गण और संघ गण और संघ कैसे काम करते थे, उनके द्वारा कौन कौन से निर्णय लिए जाते थे, कैसे इनको अधिकार दिए गए थे, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इन सब से एक आइडिया तो हमें मिल जाता है कि आज के समय की बात करें, आज के डेमोक्रेटिक की बात करें, चाहे पुराने समय की बात करें, पुराने समय में जो राजा हुआ करते थे, भले वो कह सकते हो कि वो राजा थे, एक इंडिपेंडेंट रूलर थे, मगर इंडिपेंडेंट होते हुए भी वो इंडिपेंडेंट पूरी तरह से नहीं थे, बल्कि उनके कामों को बताने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हुआ करती थी, या कर सकते हो कि संवैधानिक सभा हुआ करती थी, जिसमें मिनिस्टर्स हुआ करते थे, ऑफिसर हुआ करते थे, मंत्री मंत्री के कुछ सलाहकार हुआ करते थे, और वो लोग उन राजा को कह सकते हो कि उन्हें सजेशन दिया करते थे, उन्हें बताते थे कि कैसे काम करना है, कैसे संविधान के अंतर्गत काम करना है। राजा अपने मंत्रीगण से पूछ करके ही किसी प्रकार के निर्णय को लिया करता था। बड़ा एक श्लोक है, एक वर्स है, जो फिगर 6.1 में दिया गया है। ये जो श्लोक है वो ऋग्वेद से लिया गया है, और उस श्लोक में बात लिखी गई है, एक मात्य सुक्तम, एक मात्य सुक्तम एक श्लोक है, जिसमें जो ऋग्वेद से लिया गया, और इसमें इस बात की चर्चा की गई थी है कि कैसे जो हमारे राजा हुआ करते थे, या जो प्रमुख लीडर हुआ करते थे, वो कैसे कलेक्टिव थिंकिंग पर जोर देते थे, शेयर डिस्कशन पर जोर देते थे, और यूनिटी ऑफ पर्पस पर जोर देते थे। मतलब कह सकते हैं कि किस तरह से वो साझा करते थे, चर्चा करते थे, चिंतन करते थे, और साथ ही साथ उनका जो उद्देश्य था, यूनिट ऑफ द पर्पस हुआ करता था, मतलब एकता वाली बात हुआ करती थी, एकता पर वो ज़्यादा महत्व दिया करते थे। इस तरह की भावना ऋग्वेद के एक मात्य सूक्तम में दी गई है कि राजा किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने से पहले जन अपने मंत्रीगण से पूछते थे, और एकता पर जोर दिया करते थे, वो शेयर डिसीजन करते थे, मतलब एकजुट लोगों को मिला करके वो निर्णय लिया करते थे। और ये जो श्लोक है वो यह बताता है कि जो हमारे पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो लोग भी एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक सिद्धांत पर काम करते थे, और उनके लिए भी कंसल्टेशन कॉन्सेंस मत हुआ करते थे, मतलब उनके अंदर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। व्यक्ति को, भावना को मतलब इक्वली प्रोपोर्शनल पे देखते थे, सभी लोगों के जनमत संग्रह से ही वो निर्णय लिया करते थे। और यह एक धारणा बताती है कि ये जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, ये ना केवल आज की बात है, बल्कि डीप रूट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में बहुत पहले से चली आ रही है, एक डीप रूट, बहुत गहरी जड़ें हैं इसकी, जो बहुत पहले से हमारे कल्चर में ऑलरेडी चली आ रही है। और आज हम लोग इसी का एक व्यापक रूप देख रहे हैं, जो जिसे हमने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के तौर पर देखा है। बोले जो फंक्शन हम लोग देख रहे हैं गौतम बुद्ध की, अगर हम लोग बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो एक कार्य प्रणाली थी, उनके जो बुद्धा संघ थे, उनके जो संघ संघ हुआ करते थे, यानी कि बुद्धा की जो मीटिंग हुआ करती थी, वो भी इस बारे में दिखाती है कि हमारी जो परंपरा है वो लोकतांत्रिक परंपरा को दर्शाती है। गौतम बुद्ध के जो मोनास्ट्री थी, कम्युनिटी थी, मतलब उनके जो संतों की जो कम्युनिटी हुआ करती थी गौतम बुद्ध के, वो भी ये बताती है कि इंडियन जो है वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के आधार पर चल रहा था। उनके संघों में भी डेमोक्रेटिक की भावना थी, यानी कि कह सकते हो कि जो भी वाद विवाद की जाते थे, जो भी चर्चाएं की जाती थी, जो भी निर्णय लिए की जाते थे, वो सभी ग्रुप में लिया जाते थे। द संघ इनकरेज द डिबेट्स एंड डिसीजन, बोला ये इनके जो संघ हुआ करते थे, इनकी जो मीटिंग हुआ गया, इनके जो संगठन हुआ करते थे, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, वो भी कोशिश करती थी, इनकरेज करती थी, लोगों को प्रोत्साहित करती थी डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए। और साथ ही साथ मेंबर को यही कहा जाता था कि वो अपने लीडर का चुनाव खुद करे, और साथ ही साथ अपने लीडर का चुनाव खुद करे, और चुनने के लिए वो वोटिंग मेथड से, डेमोन्स्ट्रेटिंग मेथड से, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कह सकते हो कि वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पर उनका ज़्यादा फोकस था। मतलब उस समय जो गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हुआ करते थे, उनके बारे में भी बोला गया है कि गौतम बुद्ध ने अपने समय में संघ का निर्माण करवाया, और उन संघ की विशेषता ये थे कि उस समय, उस पुराने समय में, हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर है, उस समय भी उन संघ में लोगों का जो निर्णय हुआ करता था,
वो डिबेट के बाद होता था, डिस्कशन के बाद होता था। और साथ ही साथ लोग अपने राजा को चुन करके निकालते थे, वो लोग अपने राजा को चुनते थे, सजेस्ट करते थे, लोगों से मिल करके वोटिंग के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से डिसीजन मेकिंग करते थे, और कह सकते हो निर्णय लिया करते थे। और निर्णय लेने के बाद ही वो किसी मत पर कार्य करते थे। बोल रहा ओवर ए लॉन्ग पैसेज ऑफ द टाइम इन्वेंशन ऑफ बाय द फॉरेन इन्वेंडर। बोल रहा है कि जो हमारी जो शासन प्रणाली थी वो इतनी अच्छी शासन प्रणाली थी कि जो राजा हुआ करते थे, या कहते तुम्हारे जो पूर्वजों के समय वैदिक सभ्यता के टाइम में भी जहाँ हम लोगों ने डेमोक्रेटिक की भावना को अपनाया था, फॉरेन इन्वेंडर के द्वारा जो लगातार आक्रमण किए गए, लगातार कब्जे किए गए, उसके बाद जो डिस्टर्ब हो गया था, यानी कह सकते हो कि हमारी जो लोकतांत्रिक जो भावना थी वह धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गई थी, डिस्टर्ब हो गया था। और कंट्री किसी अन्य व्यक्ति के अंडर चला गया था, कोई बाहर का व्यक्ति आया और पूरे भारत पर शासन करना शुरू किया, उसके द्वारा शासन किया जा रहा था। जहाँ लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार बनती थी, लोगों की सहमति से डिसीजन लिए जाते थे। अब एक समय ऐसा 19 सेंचुरी के समय में ऐसा समय आने लगा जहाँ जो सरकारें जो थी वो खुद स्वयं अपना निर्णय स्वयं लेती थी, देश हित में न बल्कि सेल्फ अपने लिए लिया करती थी। ऐसी समय भी हम लोगों ने देखा है कि कैसे एक डेमोक्रेटिक शासन वाले देश, एक ऐसा राजा वाला देश जो लोगों जनता के बारे में सोचता था, वो अचानक से पूरी भावना बदल गई। और सभी जो ब्रिटिश कंट्री जो थी, उन्होंने कॉलोनिकल में मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉलोनिकल, यानी कि जितने जगह पर पूरे ब्रिटिश कंट्री ने भारत के हर एक जगहों पर कब्जा करना स्टार्ट किया, रहना शुरू कर दिया। और यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ही बदल करके रख दिया। जहाँ एक तरफ से डेमोक्रेटिक भावना थी, लोगों की बात सुनी जाती थी, कलेक्टिव डिसीजन पर जोर दिया जाता था, वहाँ सिंगल डिसीजन पर जोर दिया जाने लगा, और ब्रिटिश ने पूरे गवर्नमेंट को अपने अंडर में कर लिया। फॉरेन रूलर अल्टरनेट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। बोल रहा है जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था, भारत का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उसे बदल दिया गया, फॉरेन रूलर्स के द्वारा उसे बदल दिया गया। और इतना ही नहीं, लोगों की जो पार्टिसिपेशन था, जो गवर्नमेंट बनाने में या जो निर्णय लेने में जो लोगों की जो भागीदारी हुआ करती थी, राजनीतिक संरचनाओं को बनाने में जो लोगों की भागीदारी हुआ करती थी, उससे भी कम से कम कर दिया गया। उनकी उनकी क्षमताओं को लिमिट कर दिया गया, आम जनता की भागीदारी को कम कर दिया गया। और फिर बाद में जब इंडिपेंडेंस ऑफ स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, जब स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुआ, जैसे ब्रिटिश कॉलोनी के खिलाफ जब रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर से हमारी अंदर एक डेमोक्रेटिक आइडियाज आने लगे, डेमोक्रेटिक की भावना फिर से हमारे अंदर उगने लगी, पनपने लगी। बोल रहा है कि इंडिया की आज़ादी के पहले करीब भारत को 1947 में आज़ादी दी गई थी, लेकिन इंडिया की आज़ादी के पहले जो डेमोक्रेटिक भावना पनपी थी, उसका असर ये हुआ कि 1946 में एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था भारत के लिए संविधान बनाना। और इसकी गठन लगभग कह सकते हो कि 9 दिसंबर को हमारी सबसे पहली मीटिंग शुरू हुई थी। 1946 को ड्राफ्टिंग कमेटी या संविधान बनाने की जो कमेटी बनाई गई थी, उसकी सबसे पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते इसमें कुल मिलाकर के 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, और इतने दिनों के बाद हमारा भारत का अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बन करके सामने आया। इतना ही नहीं कि सिर्फ बन करके आया, जबकि दुनिया का सबसे लंबा, यहाँ तक कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान भी बना। 2 साल 11 महीने 18 दिनों के बाद दुनिया का सबसे लंबा संविधान, भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ। इसकी विशेषता यह होगा कि पार्ट ऑफ द इंडिजियस डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन एंड द ग्लोबल स्पिरिट। बोल रहा है हमारा जो जो संविधान बना, वो केवल स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं के पर नहीं, बल्कि वैश्विक प्रसार का भी इस पर असर पड़ा। हमारे संविधान पर स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं का नहीं, बल्कि वैश्विक प्रसार का भी इस पर असर पड़ा। और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हुआ करते थे, जो डेमोक्रेटिक की जो बातें हुआ करती थी, उनमें भी इन्फ्लुएंस आया, मतलब उन पर भी वैश्विक प्रसार का असर पड़ा। हमने कुछ नियम ऐसे बनाए जो पूरे दुनिया से, पूरे देश से देख करके लिए गए, और उनके बाद हमारे संविधान में उन्हें अटैच किया गया। इन शॉर्ट हम यह कह सकते हैं कि जिस हम लोगों ने अपने संविधान को पढ़ने के लिए सिर्फ भारत को नहीं,
बल्कि पूरे देश के संविधान को पढ़ना शुरू कर दिया। पूरे देश के संविधान को पढ़ा और उसमें से जो भी बातें हमें अच्छी लगी उन सब को हमने अपने संविधान में लेने की कोशिश की। और यही कहा गया है कि हमारा जो संविधान बना केवल वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के आधार पर नहीं, यानी कि आंतरिक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के आधार पर नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर जो डेमोक्रेसी चल रही है, पूरे विश्व में जो डेमोक्रेसी चल रही है, उसके आधार पर हम लोगों ने अपने संविधान का निर्माण किया है। और इतना ही नहीं, जितना ज़्यादा हम लोगों ने वैश्विक स्तर पर इसे देखा, इसे पढ़ा, इसे समझा, उतना ही ज़्यादा हमारे असेंबली के अंदर डिबेट हुए, कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिएशन हुए, यानी कि लोगों की जो भागीदारियां बढ़ी। और इन सब के बाद एक ऐसा संविधान बना जो रिबस्ट हो सकता था, कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ द रिब्यूट, मतलब जिसे परिवर्तित किया जा सकता था, जिसकी फ्लेक्सिबल थी, जो लचीला था और साथ ही साथ कठोर भी हुआ करता था। कठोर भी हुआ, इतने डिस्कशन के बाद है, इतने वैश्विक प्रचार के बाद हमारा जो संविधान बना वो कठोर तो होने के साथ साथ एक मजबूत, लचीला और परिवर्तनकारी संविधान बन के आया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक रिस्पॉन्सिव कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, यानी कह सकते हैं कि एक उत्तरदायी संविधान का निर्माण हुआ। अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं तो हमारे संविधान जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स, यानी कि जो डिबेट्स हुए थे संविधान समिति के जो सदस्यों के, जो कह सकते हो कि विश्वास को दर्शाता है कि हमारा जो संविधान था, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया। संविधान बनाने वाले जो सदस्य थे उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाया कि हमारा संविधान नॉट बी रिजिड, केवल कठोर नहीं होगा, बल्कि साथ साथ इसके साथ डायनेमिक डॉक्यूमेंट होगा जो कैपेबल करता है, मतलब कह सकते हो कि जो एक गतिशील डॉक्यूमेंट होगा और समय आने पर इसमें समझौते किए जा सकते हैं और जैसे जरूरत पड़ने के अनुसार इसके विकसित भी किया जा सकता है। मतलब कह सकते हो कि इसमें नॉर्मली तरीके से इस समय आने पर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन संशोधन करने के लिए कुछ नियमों को भी रखना होगा, यानी कि आप डायरेक्ट किसी अपने संविधान को बदल नहीं सकते हैं। यह इतना कठोर है कि इसे बदला नहीं जा सकता है और इतना लचीला है कि किसी एक व्यक्ति के भी अगर संविधानिक हक को, फंडामेंटल राइट को अगर ठेस पहुंचती है तो उस कंडीशन में संविधान को बदला जा सकता है। लेकिन संविधान को बदलने के लिए स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व को बनाए रखना भी जरूरी होगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बनाए रखना भी जरूरी होगा, तभी जाकर के हम अपने संविधान के फंड को बदल सकते हैं। ताकि और बदलने के लिए हम अपने फंडामेंटल जो वैल्यूज होते हैं, जिसे संविधान में समानता, स्वतंत्रता और न्याय कर सकते हैं, उसके साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती, यानी कि संविधान की मूल भावना को हम बदल नहीं सकते हैं। बोल रहा है कई ऐसे प्रावधान भी दिए गए हैं जिसमें से इंस्टीट्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, मतलब हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजन दिए गए हैं जो लोगों की समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को बनाए रख सके। बनाने के साथ साथ हम संविधान को बदल भी सकते हैं और इसके लिए हमें आर्टिकल 368 का एक अमेंडमेंट दिया गया है, एक आर्टिकल दिया गया है जिसके तहत हम संविधान को बदल सकते हैं। मगर बदलने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान देना पड़ता है कि यह इतना कठोर है कि इसे बदला भी नहीं जा सकता और इतना लचीला है कि इसे बदला जा सकता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में ही बदला जा सकता है। अब कठोर की बात करते हैं तो इसे इस तरह से बदलना नहीं जा सकता है कि इसके मौलिक भावना को कोई ठेस पहुंचे या उसमें छेड़खानी हो, या फिर संविधान की जो मूल संरचना है, मूल ढांचा है, उससे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम संविधान को बदल सकते हैं और साथ ही साथ लोगों की स्वतंत्रता पर, लोगों की स्वतंत्रता पर, समानता पर और न्याय पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसी समकक्ष हम अपने संविधान को जरूरत पड़ने के अनुसार बदल सकते हैं और इसे बदलने के लिए इसके लिए आर्टिकल 368 का प्रावधान दिया गया है, जिसके तहत हम संविधान में परिवर्तन ला सकते हैं। और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि हमारा जो संविधान है वो लचीला बना रहे, कॉन्स्टिट्यूशन रिमेनिंग फ्लेक्सिबल, लचीला बना रहे और रिस्पॉन्सिव टू द चेंजिंग द सोशल पॉलिटिकल नीड, और समय आने पर जब जरूरत पड़े सोशल या सामाजिक या राजनीतिक आवश्यकता होने पर, सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता होने पर इसे फ्लेक्सिबल या इसे चेंज किया जा सकता हो।